गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हम लोगों को डायसन भौगोलिक वर्गीकरण चैप्टर चल रहा था। उस वर्गीकरण में मरुस्थल डेजर्ट के बारे में बात कर रहे थे और इस मरुस्थल में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें लिख ली है। मैं एक थोड़ा सा फटाफट रिकॉल कर लेता हूँ कि इस मरुस्थल में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था। इस मरुस्थल को पढ़ रहे थे। इस मरुस्थल में हमने कहा था इसके दो पार्ट है। पहले मूल रूप से दो पार्ट क्या था, मैं रिकॉल कर रहा हूँ, थोड़ा स्पीड से रिकॉल करो, ध्यान रखना। एक लिखा था पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान, दूसरा लिखा था अर्ध शुष्क मैदान, या फिर इसको लिखा था बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश। फिर हमने इसके दो पार्ट किए हैं। एक लिखा था बालुका स्तूप युक्त मरु प्रदेश और एक लिखा था बालुका स्तूप मुक्त मरु प्रदेश। यानी एक में रेत के टीले थे और एक में रेत के टीले नहीं थे। इसके चार पार्ट किए थे। एक लिखा था गग्गर प्रदेश, एक लिखा था शेखावाटी प्रदेश, एक लिखा था नागौर उच्च भूमि और एक लिखा था लोनी बेसिन। फिर हम लोगों ने एक छोटा सा एक फोटो बनाया था। उस फोटो में इस तरह से बनाया था, मरुस्थल का फोटो था और हमने कहा था यहाँ एक 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, यहाँ 40 है, इधर अरावली 50 है और इधर पढ़ा था एक 10 सेंटीमीटर 0 से 10, इसके दो इस तरह से टुकड़े किए थे और इसको पढ़ा था। तो हम लोगों ने इस वाले पोर्शन में ये पूरा पूरा इधर का जो पोर्शन है ये पूरा पूरा खत्म हो चुका अपना। क्लियर बात को? मरुस्थल का उस तरफ वाला पार्ट पूरा पूरा हमने पढ़ लिया है। वो 2 लेक्चर 3 लेक्चर में जितने भी हुए हैं या ऐसे 3 क्लासों में है जो बाद में लाइव लोग देखते हैं उनके लिए भी यही तो इंफॉर्मेशन है। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मैदान या बांगर प्रदेश। हेडिंग डालिएगा आप लोग, अर्ध शुष्क मैदान या बांगर प्रदेश। अर्ध शुष्क मैदान या बांगर प्रदेश। अर्ध शुष्क मैदान या बांगर प्रदेश। लिखो एक लाइन को एक बार फटाफट थोड़ा सा। अर्ध शुष्क मैदान या बांगर प्रदेश लिखना एक लाइन को। अरावली के पश्चिमी भाग में, अरावली के पश्चिमी भाग में, अरावली के पश्चिमी भाग में एवं पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान के एवं पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान के पूर्वी भाग में स्थित एक संक्रमणीय पट्टी, स्थित एक संक्रमणीय पट्टी। शब्द को याद रखना, इस संक्रमणीय पट्टी शब्द यूज करता है, संक्रमणीय पट्टी। ये देखिए यहां से लिखा हम लोगों ने, ये अरावली है, यह पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान है और इधर के तो अगर आओगे तो ये इसका पूर्व का हिस्सा है और इधर का इसका जाओगे अरावली का पश्चिम का हिस्सा है और ये बीच की जो पट्टी है इसको हमने कहा संक्रमणीय पट्टी है। लिखे लाइन को। बांगर प्रदेश की पूर्वी सीमा 40 से 50 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर आगे बढ़ते जाओगे 50 आता जाएगा, 50 आता जाएगा, 40 से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, समवर्षा रेखा है, जबकि पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर, जबकि पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, समवर्षा रेखा है। नेक्स्ट लाइन। इस भाग में शुष्क तथा अर्धशुष्क, इस भाग में शुष्क तथा अर्धशुष्क जलवायु, शुष्क तथा अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, शुष्क तथा अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट टाइम लिखो।
इसे उत्तर से दक्षिण की ओर, इसे उत्तर से दक्षिण की ओर 4 भागों में बांटा गया है। इसे उत्तर से दक्षिण की ओर 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भाग अपने मैप पे बना रखे हैं, हमने आगे बना रखे, डायग्राम बनाया उसमें बना रखे। यहाँ पे चारों वापस नहीं लिखने, इस बात को याद रखना है। 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला पार्ट लिखेंगे हम लोग, नंबर 1 गग्गर प्रदेश। गग्गर प्रदेश, गग्गर प्रदेश। इसमें अब आपको क्या लिखना नहीं लिखना पहले इधर देखना, बाद में लिख लेना। गग्गर प्रदेश, अगर हम ये कहें सबसे पहले तो एक लाइन तो ये लिख सकते हैं, गग्गर व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित, उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित। अब आप कहोगे कि गग्गर की कोई सहायक नदी भी है क्या, क्योंकि हम नहीं पढ़ते। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ऊपर चले, इंडिया के संदर्भ में राजस्थान को यहां पे बना लें, तो इधर से ऊपर से एक नदी इस तरह से आती, बह के इस तरह से चलती है, और गग्गर यहां से थोड़ी सी इधर से इस तरह से आती, इस तरह से जाती है। ऊपर एक नदी रहती है जिसको हम लोग कहते हैं सतलज, क्या बोलते हैं, सतलज। और इसके बीच में ये नदी कौन सी है, तो गग्गर। इसके बीच का यहाँ का पार्ट है जिसको क्या कहेंगे हम लोग, दोआब क्षेत्र। क्या कहेंगे, दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र का मतलब होता है दो नदियों के बीच का पार्ट। दोआब क्षेत्र का मतलब होता है दो नदियों के बीच का पार्ट। लेकिन एग्जाम में आजकल बहुत कलाकार हुआ है, वो पूछता आब का अर्थ क्या हो। हमने ये तो पढ़ लिया कि दोआब का मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, वो कहता है आब का अर्थ क्या होता है। तो बता सकता आब का अर्थ क्या होता है, आब का अर्थ क्या होता है, आब का अर्थ। सिंपल सा एक प्रश्न पूछा, आब का अर्थ क्या होता है। और कोई, छठी क्लास का प्रश्न है, छठी क्लास का। इस आब का अर्थ होता है, ध्यान रखना कभी भी आओ तो इस आब का अर्थ क्या होता है, पानी होता है। सोच भी नहीं सकते हम लोग, और हमारे को एग्जाम में प्रश्न गलत करवा देता है कि हम खूब पढ़ कराते हैं दो आप क्षेत्र, दो आप क्षेत्र। उसको लगता है कि इसमें सब कुछ लगता है कि इन दो नदियों के बीच का पार्ट होता है, दो आप क्षेत्र कहलाता है, और एक नदी ये है, एक नदी है, सबको उसमें रख के आ गया। लेकिन वो सिंपल सा जाके प्रश्न पूछता तो आब का अर्थ ही बता दे, कौन सी दो नदियों के बीच का, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, केवल आब का अर्थ बताओ। तो इस आब का अर्थ क्या होता है, पानी होता है। और हमेशा याद रखें, जो ये दो आप के क्षेत्र होते हैं, इन दो आप क्षेत्रों में जो मिट्टी मिलेगी, यानी दो आप क्षेत्रों की मिट्टी, इस दो आप क्षेत्रों की मिट्टी हमेशा कैसी होगी, तो हमेशा मिट्टी होगी रेवेरिना। कैसी मिट्टी होगी, रेवेरिना। और दो आप क्षेत्र के बाहर जो मिट्टी होगी, वो मिट्टी होती है साई रोजैक्स। साई रोजैक्स। आपके राजस्थान की धरती पे रेवेरिना मिट्टी गंगानाग हनुमानगढ़ में पाई जाती है, और ये साई रोजैक्स भी गंगानाग हनुमानगढ़ में पाई जाती है। मूल रूप से गंगानगर में पाई जाती है, जो उस दो आपके बाहर की मिट्टी है। और आपने कहीं पढ़ा हो कि राजस्थान का कृषि आयोग जो है, उसने राजस्थान की मिट्टियों को 14 भागों में बांटा। उन 14 भाग में ये नाम है, एक साई रोजैक्स है और एक रेवेरिना। बहुत कम पढ़ने को मिलता है बहुत सारे लोगों को, कि वो काली पीली धोली पीली पढ़ के चला जाता है और ये मिट्टी जेब में रह जाती है, और प्रश्न आ जाता है। लिखो, पहली चीज ये है, पहली तो गग्गर उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित। फिर अगर दूसरी बात करें तो हम ये गग्गर प्रदेश है क्या, सतलज गग्गर का दो आप क्षेत्र है। लिखना नहीं, थोड़ा सा वेट करना है, का दो आप क्षेत्र। फिर हम यहाँ पे क्या लिखें, ये कहां है, तो ये आपका एक गंगानगर में मिलेगा, दूसरा हनुमानगढ़ में मिलेगा। फिर कहां मिलेगा, तो एक नया जिला आ गया, उस जिले का नाम क्या है, अनूपगढ़, यहां मिल जाएगा। फिर हम यहीं पे थोड़ा सा लिखें, ये गग्गर का जो उपजाऊ मैदान होता है, गग्गर का उपजाऊ मैदान, इस गग्गर के उपजाऊ मैदान को क्या कहते हैं, इस बात को याद रखना। गग्गर के उपजाऊ मैदान को बग्गी, कोमा लगा लिख रहा हूं, राठी, बग्गी राठी कहते हैं।
और आप एक गाय की नस्ल पढ़ते हो राठी, उस गाय की नस्ल को आप श्रीगंगानगर में पढ़ते हो, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में श्रीगंगानगर बीकानेर में पढ़ते हो। और राठी गाय की नस्ल वही जिसको राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। इतनी सारी चीज इसके अंदर लिखनी है। अब बताओ लाइन लिखोगे या फिर सीधा सीधा इसको लिख लोगे? यहाँ से गग्गर प्रदेश, गग्गर प्रदेश के सहायक नदियों द्वारा निर्मित सतलज गग्गर का दोआब यानी सतलज गग्गर का दोआब क्षेत्र है, गंगा हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिलों में ही, और गग्गर का उपजाऊ मैदान बग्गी राठी कहलाता है। क्लियर बात को? ऊपर वाला कुछ नहीं बनाना, वहां पे वो आपका अर्थ लाता हूं नीचे लिखवा लूंगा, ठीक है? फटाफट लिखूंगा। हो गया? हो गया क्या? बोलो अगली लाइन, लिखो लाइन को। आब का अर्थ, आब का अर्थ पानी होता है। आब का अर्थ पानी होता है। आब का अर्थ पानी होता है। नीचे नोट डाल के ना लिखो, नोट डाल के ना लिखो। दो आब क्षेत्र में, दो आब क्षेत्र में, दो आब क्षेत्र में रेवेरिना मिट्टी, दो आब क्षेत्र में रेवेरिना मिट्टी पाई जाती है, रेवेरिना मिट्टी पाई जाती है, जबकि इस क्षेत्र के बाहर, इस क्षेत्र का मतलब क्या होगा यहाँ पे? इस क्षेत्र का मतलब क्या होगा? दोआब। जबकि इस क्षेत्र के बाहर, जबकि इस क्षेत्र के बाहर स्थायी रोजेक्स मिट्टी पाई जाती है, स्थायी रोजेक्स मिट्टी पाई जाती है, स्थायी रोजेक्स मिट्टी पाई जाती है, स्थायी रोजेक्स मिट्टी पाई जाती है। क्लियर? अब सेकंड पार्ट पढ़े हम लोग, शेखावाटी प्रदेश। इसको शेखावाटी प्रदेश भी लिख सकते हैं। हमने वहां पर एक शब्द लिखा होगा आंतरिक प्रवाह प्रदेश, लिखा हुआ होगा, देख लेना आराम से, ठीक है? आंतरिक प्रवाह प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश या आंतरिक प्रवाह प्रदेश, ये सेकंड पार्ट। अब सबसे पहली चीजें कि शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं। हम पहले पढ़ते थे सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये पढ़ते थे। और बहुत कम लोग पढ़ाते थे कि इसमें एक जिला और आ सकता था, उस जिले का नाम अगर मैं कहूं बहुत कम पढ़ाते थे, जिसको कहते हैं उत्तरी पूर्वी नागौर, ये आते थे। अब ये नहीं आता है, इसकी जगह नया जिला लगता है इसके साथ, कौन? डीडवाना, कुचामन, एक तो ये लगता है। और इन दोनों से टूटकर, सीकर झुंझुनू से टूटकर एक नया जिला आया था, इन दोनों से टूटकर उस जिले का नाम क्या था? नीलकाठना। इट मीन ये सबके सब आज की तारीख शेखावाटी में कितने जिले? 1 2 3 4 और 1 5, 5 जिले ये शेखावाटी में। फिर देखो है क्या कुछ, ये लिखना बाद में लिखना। इस शेखावाटी प्रदेश में
वर्षा जल संग्रहित करने के लिए जो कुएं खोदे जाते हैं वो कुएं क्या कहलाते हैं? एक कुआं होता है कच्चा और एक कुआं होता है पक्का। कच्चा और पक्का। कच्चा कुआं होता है उसको जोहड़ कहा जाता है और पक्का कुआं होता है उसको क्या कहते हैं? नाड़ा का। जोहड़ नाड़ा। और ये जो जोहड़ होता है, ये जोहड़ का जो सबसे गहरा भाग होता है, सबसे गहरा भाग, ये जोहड़ का सबसे गहरा भाग क्या कहलाता है? चोम कहलाता। जोहड़ का सबसे गहरा भाग क्या कहलाएगा? चोम। इतना ही शेखावाटी में ही। बाकी फिर अगर हम देखें इस शेखावाटी प्रदेश में एक बालू का स्तूप का टीला ये रहा, एक बालू का स्तूप का टीला ये रहा, और ये बीच की खाली जगह है। और अगर इसमें वर्षा जल आया और इसमें एकत्रित हुआ और यहाँ अगर कोई झील बन गई तो ये वर्षा जल, ये बालू का स्तूप का टीला नंबर 1 और ये टीला नंबर 2, और यहाँ जो ये वर्षा जल भरा है इससे कोई झील बनी तो इस वर्षा जल से जो झील बनी है, वर्षा जल और झील जो बनी, इस झील को इस शेखावाटी में क्या कहते हैं? तो इस शेखावाटी में सर या सरोवर कहते हैं। सर या सरोवर। इसीलिए आप शेखावाटी अंचल में जाएं तो अधिकांश गांवों के पीछे सर लगे हुए हैं। सर लगे हुए हैं, जैसे मलसी सर, जसू सर, लोनकरण सर, ऐसे सर लगे हैं। वो सब सर लगे हैं, इसका मतलब है क्या? उनके चारों तरफ कहीं न कहीं रेत के टीले हैं और वो बीच में बसे हुए, उनके पानी भरा था। वो जसू सर, मलसी सर कहलाता है। बाकी इसके रास्ते कोई प्रश्न नहीं। ठीक है, लिखना स्टार्ट कीजिए फटाफट। शेखावाटी प्रदेश या आंतरिक प्रवाह प्रदेश लिखे इसके अंदर। चूरू, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, नीम का थाना, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन जिलों में विस्तारित, जिलों में विस्तारित। नेक्स्ट लाइन लिखो, नेक्स्ट लाइन। इस क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहित हेतु, वर्षा जल संग्रहित हेतु कच्चे व पक्के कुएं खोदे जाते हैं, कच्चे व पक्के कुएं खोदे जाते हैं, जिन्हें क्रमशः जोहड़ व नाड़ा कहते हैं, जोहड़ व नाड़ा कहते हैं। जोहड़ कच्चा कुआं, नाड़ा पक्का कुआं, याद रख लेना। ठीक है, जोहड़ व नाड़ा कहते हैं। लाइन को चेंज करो। जोहड़ का सबसे गहरा भाग, जोहड़ का सबसे गहरा भाग चोम कहलाता है। जोहड़ का सबसे गहरा भाग चोम, जोहड़ का सबसे गहरा भाग चोम कहलाता है। चोम, चोम कहलाता है। नेक्स्ट लाइन को लिखो, नेक्स्ट लाइन। शेखावाटी प्रदेश में, शेखावाटी प्रदेश में बालुका स्तूपों के बीच, शेखावाटी प्रदेश में बालुका स्तूपों के बीच वर्षा जल संग्रहित, वर्षा जल संग्रहित हो जाता है, हो जाता है, जिससे बनने वाली झील, जिससे बनने वाली झील सर या सरोवर कहलाती है, सर या सरोवर कहलाती है, सर या सरोवर कहलाती है। जोहड़ वाले बाबा किसको कहते हैं बताओ?
और एक जौहर विकास कार्यक्रम चला था, वो कौन से जिले में चला था? किसको कहते हैं जौहर वाला बाबा? एनी आइडिया? मार्शल प्यारेलाल गुप्ता तो क्या बोलते हैं उसको, शेखावटी का कुछ कहा जाता है उसको, अलग कहानी, नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को अचानक सा। शेखावटी का प्रसिद्ध अलग कुछ कहते हैं उसको। लिखो एक लाइन को, जौहर विकास कार्यक्रम, जौहर विकास कार्यक्रम का संबंध, जौहर विकास कार्यक्रम का संबंध सीकर जिले से ही, सीकर जिले से ही इस कार्यक्रम को, इस कार्यक्रम को राजेंद्र सिंह द्वारा चलाया गया, राजेंद्र सिंह द्वारा चलाया गया, इसलिए इन्हें, इसलिए इन्हें जौहर वाले बाबा कहते हैं, इसलिए इन्हें जौहर वाले बाबा कहते हैं, जौहर वाले बाबा कहते हैं। तीसरा पार्ट लिखना है नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि। अब यहां से एक प्रश्न हो सकता मेरे हिसाब से भविष्य में, अभी तक कभी आया नहीं है, इसका नाम ही नागौर उच्च भूमि है, नाम ही नागौर उच्च भूमि है, तो वो सीधा सा प्रश्न पूछ सकता है इसकी ऊंचाई क्या, समझ रहे बात को? नाम नागौर उच्च भूमि है तो सीधा प्रश्न पूछेगा इसकी ऊंचाई क्या है, और या फिर यहां पर ये जो नागौर उच्च भूमि है इसमें किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। खनिज आप पढ़ते नागौर में खूब सारे खनिज है, ये जो नागौर उच्च भूमि है इसमें जो खनिज मिलेंगे ध्यान रखना, नॉन मेटेलिक अधात्विक खनिज मिलेंगे। क्या मिलेंगे यहाँ पे? अधात्विक खनिज। आराली धातु वाले मिल जाएंगे, यहाँ पे अधात्विक खनिज मिलेंगे, और इसकी ऊंचाई लिखनी, इसके अलावा नागौर उच्च भूमि में कुछ भी लिखना, लिखो फटाफट नागौर उच्च भूमि, लिखे लाइन को। इसकी ऊंचाई 300 से 500 मीटर, 300 से 500 मीटर। यहां की मिट्टी में, यहां की मिट्टी में सोडियम क्लोराइड, यहां की मिट्टी में सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। यह क्षेत्र, यह क्षेत्र अधात्विक खनिजों, अधात्विक खनिजों की दृष्टि से, की दृष्टि से संपन्न प्रदेश है, अधात्विक खनिजों की दृष्टि से संपन्न प्रदेश है। चौथा पार्ट, लूनी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश, लूनी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश, लूनी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश। एक लाइन लिखेंगे, बाकी कुछ चीजें नहीं लिखेंगे इसमें, ठीक है ना? लूनी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश लिखना, एक लाइन को, एक लाइन को लिखो। लूनी व उसकी सहायक नदियों द्वारा, लूनी व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र, लूनी व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र, इसकी पूर्वी सीमा, इसकी पूर्वी सीमा
काला भरा डूंगर, इसकी पूर्वी सीमा काला भरा डूंगर बनाता है, काला भरा डूंगर बनाता है, काला भरा डूंगर बनाता है। नेक्स्ट एक लाइन को लिखना है। इस गोडवाड़ प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कुछ आइडिया है क्या? गोडवाड़ में किसका हिस्सा आता है? मालोत्रा और बाड़मेर नहीं आता है, मालोत्रा आता ही नहीं इसको, सिवनी आता है, वेरी गुड, शाबाश। पालिका हिस्सा आता है, शाबाश। जोधपुर गोडवाड़ में कैसे डालोगे? कुछ पार्ट है लेकिन नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकता। झालो मूल रूप से इन 3 जिलों की सीमा है, गोडवाड़ के अलग 700 नहीं 400 साइड में। जालोर की तहसील आती है, तहसील का नाम है आहोर, सुना होगा नाम आहोर, जालोर जिले की तहसील हो। इस आहोर का हिस्सा, और आप लोगों ने कि कुंभलगढ़ दुर्ग पढ़ा हो तो उसमें पढ़ा होगा कि कुंभलगढ़ दुर्ग के पीछे का जो क्षेत्र है वो गोडवाड़ कहलाता है। कुंभलगढ़ के साइड का पूरा पार्ट गोडवाड़ है, देसरी वाला पूरा गोडवाड़ है। और देसी राज हम किसमें पढ़ते हैं? पाली जिले में। देसरी है पाली में, देसरी पाली में। और आप लोग कहीं लाइन ढंग से पढ़ा हो कि कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है उसके सबसे ऊंचाई पर एक मसाल जलती थी, जोत, वो आजीवन लगातार जलती रहती थी। कहते इतनी तेज जलती थी कि उसके प्रकाश में गोडवाड़ के किसान अपने खेतों में पानत करते, और आज भी उसके ऊपर अवशेष मौजूद है वहां। और इसीलिए तो कहा था कि कुंभलगढ़ दुर्ग को इतना ऊंचा देखो कि सिर की पगड़ी गिर जाती है, वो इतना बुलंद पर बना हुआ। पीछे की तरफ देखो बिल्कुल एक खड़ी दीवार की तरह है, इधर से आप चढ़ते हो सारी चढ़ाई है, और उधर देखो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो मूल रूप से कितने जिला आते हैं इस गोडवाड़ में? सिवनी, पाली और झालोर, मूल रूप से ये आते हैं। बाकी विकल्प में कैसा आता है वो प्रश्न विकल्प के अनुसार बने। मेरे बात को लिखना है, लिखो लाइन को। गोडवाड़ प्रदेश में, गोडवाड़ प्रदेश में सिरोही, सिरोही, पाली, जालोर जिलों का क्षेत्र, जिलों का क्षेत्र आता है, जिलों का क्षेत्र आता है, जिलों का क्षेत्र आता है। बाकी इसके अंदर कुछ भी लिखना छोड़ देना बाकी, ठीक है, बाकी सब छोड़ देना। हमने आगे लिखा था कि मरुस्थल का शाब्दिक अर्थ मरुभूमि, डेडलैंड लिख लिया था, ठीक है, छोड़ देना उसको। एक हेडिंग डालो, थार मरुस्थल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, थार मरुस्थल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, थार मरुस्थल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके लिखना फटाफट। नंबर 1 लिखो, थार मरुस्थल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। पहला बिंदु लिखो, इस मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, क्योंकि 2 देशों और पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं? चोलिस्तान। इस मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान कहते हैं, इस मरुस्थल को चोलिस्तान कहते हैं। सेकंड लाइन लिखो, सेकंड लाइन, फोग नामक वनस्पति, फोग नामक वनस्पति मरुस्थल को, मरुस्थल को आगे बढ़ने से, मरुस्थल को आगे बढ़ने से प्राकृतिक रूप से रोकती है, नेचुरल तरीके से प्राकृतिक रूप से रोकती है। इस वनस्पति का वैज्ञानिक नाम कोई बता सकता है क्या? इस वनस्पति का वैज्ञानिक नाम
कैलिगोनम पोलीगोनोडेस, कैलिगोनम पोलीगोनोडेस, कैलिगोनम पोलीगोनोडेस, कैलिगोनम पोलीगोनोडेस। इस फोग नामक वनस्पति को देखा हो तो अभी हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कुछ नई किताबें हैं, हमारा राजस्थान भाग फर्स्ट, हमारा राजस्थान भाग 2, हमारा राजस्थान भाग 3 और स्वतंत्र आंदोलन, शौर्य परंपरा और आजाद राजस्थान इतिहास क्लास संस्कृति आजाद स्वर्णिम भारत भाग फर्स्ट भाग 2, उनमें से किसी किताब में एक लाइन लिखी हुई है, वो मेरे को नहीं पता वो कौन सी किताब है, ये नहीं पता। बीकानेर का एक शासक आता जिसका नाम था राय सिंह राठौर, सुना है नाम? राय सिंह राठौर। इस राय सिंह राठौर को अकबर ने दक्षिण के अभियान पर भेजा था, दक्षिण भारत के अभियान, दक्षिण भारत के अभियान पे। और जब ये दक्षिण भारत के अभियान पे गया था तो कहते कि एक जगह इसको ये फोग दिख गया, फोग नामक वसंत। वो कल्पनाओं में भरा भरा है कि उसको फोग दिखा तो कहता है कि राय सिंह उस फोग नामक वनस्पति से लिपट जाता, फिर रोता है, फिर कहता है तू है देसी रोकड़ो माए अकबर तेड़िया तू क्या है, मतलब तू है देसी रुखड़ा, यानी तू एक देसी वृक्ष है, देसी झाड़ी है, हमारे को तो अकबर ने तेरा, यानी हमारे को तो अकबर ने दक्षिण भारत भगाया, हम आए हैं, लेकिन तू यहाँ दक्षिण भारत तक कैसे पहुंच गया? ये उस किताब में कहीं लिखा है, अब लिखा कौन सी किताब में मेरे को ये ध्यान नहीं, लेकिन छोटी किताबों में लिखा है ये बात। यानी फोग नामक वनस्पति को लिपट कर कौन सा शासक विलाप करता है तो शासक का नाम क्या हो जाएगा? राय सिंह राठौर, दक्षिण भारत को, कि माए अकबर तेड़िया, यानी हमारे को तो अकबर ने भगाया है, लेकिन तू कैसे आ गया है, तू तो देसी रूखड़ा है, यानी देसी वृक्ष है, हमारे यहाँ का वृक्ष है। तो ये इतिहास के कहीं लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना आप लोग, कैसा भी प्रश्न आए तो कभी याद रखें। नीचे एक लाइन को लिखो, नोट डाल के नहीं, ऐसे लिख लो, एक्स्ट्रा लाइन करके लिख लो, नीचे से थर्ड लाइन लिख लो, बोले थर्ड लाइन को लिखो, बीकानेर शासक राय सिंह राठौर, बीकानेर शासक राय सिंह राठौर दक्षिण भारत में, वहां पर दक्षिण भारत में लिखा, कोई जगह नहीं लिखी, ध्यान रखना, दक्षिण भारत में एक स्थान पर फोग वनस्पति को देखकर विलाप करते हैं। वो वार्तालाप है, वृक्ष तो बोलेगा नहीं, लिपेगा नहीं लिपेगा, वो सारी कहानी कल्पनाओं से भरी पड़ी है, सही बात तो यह है, लेकिन आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, विलाप करता है। अब देखो हम आगे पढ़ेंगे, मिट्टी वाला चक्र पढ़ेंगे, मरुस्थल आगे बढ़ता है, उसको मरुस्थल का रेगिस्तान का क्या बोलते हैं? मार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का मार्च या मरुस्थल का प्रसार कहते हैं। और मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु क्या कहलाती है? मिट्टी का अपतन होता है, उसको रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। ये मिट्टी वाले चक्र पढ़ाऊंगा, यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि वो दोनों चीज एक साथ क्लियर हो जाएगी। अगली लाइन को लिखो, अगली लाइन, थार मरुस्थल के लिए जंतु वैज्ञानिक, थार मरुस्थल के लिए जंतु वैज्ञानिक डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने रुक्ष शब्द का प्रयोग किया था। रुक्ष, इन्होंने कहा था ये मरुस्थल नहीं है, ये रुक्ष है, क्योंकि यहां पर सब कुछ मिलता है। रुक्ष शब्द का प्रयोग किया था, रुक्ष शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट लाइन को लिखो, लिखो एक लाइन को, जैसलमेर के थेई गांव
थे गांव एवं कुलधरा गांव में, थे गांव एवं कुलधरा गांव में, थे गांव एवं कुलधरा गांव में डायनासोर, डायनासोर, डायनासोर एवं व्हेल मछली, डायनासोर एवं व्हेल मछली के अवशेष मिले हैं, के अवशेष मिले हैं। इस कुलधरा का कोई कैरेक्टर है क्या, किसी को बताइएगा? वेरी गुड, वो कुलधरा में ही, वेरी गुड, शाबाश। और कोई कुलधरा गांव का और कोई कैरेक्टर किसी को बताओ? इसका कैरेक्टर, और एक राजस्थान में किला है भानगढ़, सुना है नाम? दोनों का कैरेक्टर एक जैसा है। भानगढ़ दुर्ग कहां पे जाते हैं? हाँ, पर्यटन, सरकार ने टैक्स लगा दिया, टिकट दे दिया। ये कहानी थी, पहले कोई नहीं जाता था। पहले ये कहते थे कि शाम के 6 बजे के बाद जाओगे तो वापस जिंदे नहीं आओगे, सूर्यास्त के बाद जाओगे जिंदे नहीं आओगे। बहुत सारी कहानियां हैं, मनगढ़ंत कहानी है कि भानगढ़ दुर्ग पहले आवाज हुआ करता था। एक साधु था, उसको राजकुमारी पसंद आ गई कि मेरे से ब्याह कर ले, बहुत सारी चीजें, नहीं हुआ था, आबादी होगा, बच्चा हो जाए, बहुत सारी चीजें। और सेम कहानी इस कुलधरा की भी है, सेम कहानी कुलधरा की। यहाँ पे किसानों ने अपनी बेटियों का ब्याह नहीं करा, बहुत सारी चीजें, पंडितों का गांव था, परिसर ब्राह्मणों का गांव था, उजड़ गया। तो इसको कभी पूछे तो इसको कहते हैं हम लोग भूताहा गांव या भूत वाला गांव। और कभी पूछे भूताहा किला या भूत वाला किला किसको कहते हैं, तो वह भानगढ़ को कहते हैं। और मेरे हिसाब से आप लोगों ने सुना होगा, इस भानगढ़ की कहानी तो पूरी सुनी होगी, लेकिन इस कुलधरा की कहानी नहीं सुनी। तो सुनी भानगढ़ की कहानी तो सुनी, मेरे को बताया। कल्चर में लोग जब पढ़ाते हैं इसको बहुत तरीके से पढ़ा देते हैं कि रत्नावती पता नहीं कौन कौन सी राजकुमारी थी, वो सारे नाम है, वो सारी चीजें सुना दी जाती है, लेकिन इस कुलधरा की कहानी नहीं सुना पाते हैं। जबकि सुनाना चाहिए उस व्यक्ति को वहीं पर, जब वो भानगढ़ पढ़ाता है तब ही, कि राजस्थान में ऐसा एक और मामला है, वो दोनों चीजें वहीं सुनानी चाहिए। और फिर वो नहीं पढ़ाता तो उधर कभी सिस्टम सेट होता है, प्रश्न आ जाता है उल्टा पुल्टा, फिर कहता है जोग्राफी वाला नहीं पढ़ा, हम क्या करें? तो जब भूत वाला किला तुम पढ़ाओगे, भूत वाला गाँव जोग्राफी वाला क्यों पढ़ा? जब भूत की सारी चीजें बताई तो सारी चीजें बतानी चाहिए। नीचे लिखा है, नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है, लास्ट क्या लिखा बताना? व्हेल मछली के अवशेष मिले हैं। एक लाइन को लिखो अगले से, कुलधरा गांव को, कुलधरा गांव को भूताहा गांव कहा जाता है, भूताह गांव कहा जाता है। बहुत डेप्थ गहराई में कभी आए तो मैं चीजें बता देता हूं, हालांकि है नहीं अपना चैप्टर, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। ये कुलधरा जो था, इस कुलधरा में एक पंडित था, पुजारी कह लो, कुछ भी कह लो, उसकी बेटी थी, उस बेटी के ऊपर किसी की निगाहें पूर्ण थी। कहते हैं कि इस कुलधरा की आबरू को बचाने के लिए इस कुलधरा के साथ 83 गांव खाली हो गए थे। कितने गांव खाली हुए थे? 83 तरह से गांव खाली हो गए थे कि हमारे को सबकी आबरू बचानी, कुलधरा की आबरू बचाने, आसपास कोई नहीं रहेगा। तो जब गांव सारे खाली हो गए तो इस 83 में से 82 गांव तो वापस बस गए, यानी आज उसके आसपास वापस आबादी है, लेकिन एक कुलधरा नहीं बसा। इसलिए इस कुलधरा को किस नाम से जाना जा रहा है आज भी? भूताहा गांव के नाम से। बिल्कुल आज भी खाली है, आज भी खाली है भूता गांव। और यहाँ पर सेना ने अपने बंकर बनाए हैं, और सेना आप कह रही है इसको पर्यटन के रूप में डेवलपमेंट कर लो, इसीलिए आप शाम के दौरे देखने जाते हो, इस कुलधरा को भी देख के आते हैं, कुलधरा को भी देख के आते हैं। और कुलधरा में एक डायनासोर का अवशेष मिला था, वहां पे बीच में कोई चुरा के लेके चला गया, और ले जाएगा कौन? कोई आर्कियोलॉजी वाला ले जाएगा, आपके हमारे थोड़ी पता क्या चीजें हैं यहाँ पे, कोई लेना देना नहीं। तो वो कोई चुरा के लेकर चला गया थी, बहुत सारी चीजें वहां की। ठीक है, कभी आए तो बहुत गहराई का, इतने सारे गाँव आस पास बहुत सारी चीजें, तो ये वहां की अपनी कहानी नहीं है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट, थार मरुस्थल में, थार मरुस्थल में
सबसे जहरीला सांप कौन सा? पीवना। सबसे जहरीला सांप पीवना। पीवना। पीवना सिंध करेत प्रजाति का, सिंध करेत प्रजाति का यही पाया जाता है। सिंध करेत प्रजाति का यही पाया जाता है। पीवड़ा एक सांप है, वो किस प्रजाति का? वो सिंध करेत प्रजाति का, सिंध करेत प्रजाति का यही पाया जाता है। अब लिखना कुछ नहीं, थोड़ा सा वेट करना, बाद में लिखवा देता हूं, ठीक है? अच्छा, एक कंसर्ट है, प्रश्न आए तो ध्यान रखना, बाकी किसी के पास कोई जवाब नहीं है। हमारे पास ये भारत है और यहां पर कुछ स्टेट है इस तरह से, जिसमें एक आपका पंजाब है, एक आपका हरियाणा है, एक आपका राजस्थान है और एक आपका क्या है? गुजरात। ये 4 स्टेट, क्लियर बात को? 4 स्टेट। अपने इस देश में कुल कितने मिलियन हेक्टेयर मरुस्थल है? देश में कुल कितने मिलियन हेक्टेयर मरुस्थल है? सिंपल सा एक प्रश्न है और इसका जवाब किसी के पास नहीं है, किसी गाइड में भी नहीं है। ये जब किसी परीक्षा में आएगा उसके बाद लिखा जाएगा, लोग पढ़ाएंगे। पुराने नोट्स है तो उसको भी टटोल लेना, किसी की गोद नहीं बता देंगे कहां से, और मैं इसका प्रूफ दूंगा कहां से है। देश में कुल कितने मिलियन हेक्टेयर मरुस्थल है? तो अगर इसको देखें कुल कितने हैं तो याद रखना 38.7 मिलियन हेक्टेयर मरुस्थल। कितना है? 38.7 मिलियन हेक्टेयर मरुस्थल है। इस 38.7 मिलियन हेक्टेयर में से ये दो तरह का है, एक 31.7 मिलियन हेक्टेयर गर्म मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? गर्म। तो बचेगा कितना बाकी, जल्दी बता दो, कितना बचेगा? 7 मिलियन हेक्टेयर। कितना बचेगा? 7 मिलियन हेक्टेयर। ये जो मरुस्थल है 7 हेक्टेयर मिलियन, अच्छा गलत दिखाया क्या? सही है, मिलियन हेक्टेयर शीत या ठंडा या सफेद मरुस्थल है। और ये ठंडा शीत सफेद मरुस्थल कहां है? तो ये दो जगह मिलेगा, एक आपको लद्दाख में और दूसरा आपको कहां मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में। बर्फ वाला पार्ट भी मरुस्थल होता है क्योंकि उसके ऊपर कोई किसी प्रकार की घास नहीं उगती है। मरुस्थल कहते किसको? हमने आगे पढ़ा था कंसेप्ट का प्रश्न, डेड लैंड, यानी मरी हुई भूमि। अगर मरी हुई भूमि है तो उसमें कोई हलचल होगी क्या? नहीं होगी। इट मींस बर्फ के ऊपर कुछ उगा सकते हो क्या? नहीं उगा सकते। लीचिंग काई होती वो भी उसके ऊपर नहीं उगती क्योंकि बर्फ के ऊपर कुछ नहीं होता है। इसलिए बर्फ का जब पहाड़ होता है आपको कैसा दिखाई देता? हमेशा व्हाइट दिखाई देता, सफेद दिखाई। और सूर्य का परावर्तन जो किरण है, सूर्य से जो किरण आती है वापस लौटती है, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होकर वो इसी सफेद यहां से लौटती है, यही से वापस जाती है। ये अपने पास नहीं रखता है। आप लाइट, ये रोशनी है व्हाइट वाली, आप इसके ऊपर ज्यादा देर तक नहीं देख सकते क्योंकि इसकी रोशनी आपकी आंखों में रिफ्लेक्ट करती है। और अगर यही रंगीन हो तो चाहे जितने देर देख सकते हो, चाहे जितनी देर तक देख सकते हो, लेकिन इसको आप नहीं देख सकते। किसी की हिम्मत नहीं है कि आप इसको 1 मिनट तक देख सकते हो। अगर देखा तो वापस देखोगे सब कुछ अंधेरा आ जाएगा। सफेद मरुस्थल है। अब ये जो 31.7 मिलियन हेक्टेयर गर्म मरुस्थल है, ये गर्म मरुस्थल कहां का? तो इसको अगर देखो तो 31.7 मिलियन हेक्टेयर में से ये मरुस्थल आपका है कहां कहां? ये मरुस्थल आपका राजस्थान में ही, ये मरुस्थल आपका गुजरात में ही, ये मरुस्थल आपका हरियाणा में ही, और ये मरुस्थल आपका कहां है? पंजाब। और इस 31.7 में से 19.6 मिलियन हेक्टेयर राजस्थान में है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी के रामायण से मेरा कोई लेना नहीं। और ये कहां लिखा हुआ है?
तुम्हारी मर्जी है, इतनी किताबें टटोल लेना, तुमने जहां पढ़ा वहां पर देख लेना, तुम्हें किसी ने इसकी जानकारी नहीं दी होगी, और ये जानकारी जो मिलेगी, ये जानकारी मिलेगी आपको काजरी की वेबसाइट, बाकी कहीं नहीं मिलेगा, आपको इस बात को याद रखना। और काजरी की वेबसाइट आई भी इसीलिए थी, सबसे पहले काजरी आए इसीलिए था तो इसको काम ही मरुस्थल में करना, काम ही मरुस्थल में करना है। CAZRI आप पढ़ दो, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्योंकि वो शुष्क क्षेत्र के लिए रिसर्च के लिए आया है, तो वो शायद यहाँ से प्रश्न बना के जा सकता है, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, किसी किताब में नहीं है, ना कोई पढ़ाता है। किसी ने पढ़ा क्या पहले इसको? कोई नहीं पढ़ा, क्योंकि इसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, और रिसर्च करेगा कब? जब वो थोड़ा जानकारी लेगा तब। ठीक है, तो आपको इसको इसी फॉर्मेट में लिखना, मैं इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करूंगा यार। इसको इसी तरह से लिखना है। देखो अपन अभी डायनासोर की बात कर रहे हैं, और ये अभी जस्ट कोई खबर आई है, स्पॉटलाइट, डायनासोर कैसे खत्म हो गए थे, धरती का तापमान गिरने से आया था महाविनाश, ये अभी जस्ट आया है, पत्रिका की खबर है। मैं थोड़ी देर बाद इसको, सॉरी भास्कर की खबर है, तो इसको आज ढंग से पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें कुछ और चीजें होगी तो अपने काम आएगी। लिख लिया? बोलो क्या लाइन कहोगे? इस क्लास के बाद जब हम मिलेंगे तो हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे मरुस्थल का महत्व, यानी ये थार मरुस्थल का इंपॉर्टेंस क्या है, और दूसरा पढ़ेंगे मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन क्या होती है। समझ गए बात को? दोनों चीजें यहीं पर पढ़ेंगे, उसको चैप्टर का नाम कॉमन रखेंगे, एक तो मरुस्थल का महत्व क्या है, और हम मरुस्थलीकरण क्या वो लिखेंगे, यानी डेजर्टिफिकेशन क्या होती है। क्योंकि कोई बता सकता है मरुस्थलीकरण क्या होती है, क्या कारण होते हैं, कोई आइडिया? सिंपल सा प्रश्न आता है, और हर बार एक प्रश्न आता है वहां से कि मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण है या कौन सा नहीं, यही प्रश्न आता है, बाकी कोई प्रश्न नहीं आ रहा। तो इसके डिटेल्स से बात करेंगे, ठीक है। ये लिख लिया क्या आपने? लिखो एक लाइन को, लाइन को लिखो। राजस्थान सरकार ने, राजस्थान सरकार ने मरुस्थल की समस्या को, मरुस्थल की समस्या को हल करने के लिए, मरुस्थल की समस्या को हल करने के लिए, मरुस्थल की समस्या को हल करने के लिए कॉम्बो टिंग डेजर्ट कार्य, कॉम्बोटिंग डेजर्ट कार्य 1979 में, कॉम्बोटिंग डेजर्ट कार्य 1979 में चलाया था। कॉम्बोटिंग डेजर्ट कार्य 1979 में चलाया था, चलाया था। हो गया? अब देखो मैं एक सिस्टम से साथ बता रहा हूं, बहुत सारी चीज अच्छे से देखना है यहाँ पे, ये प्रश्न कैसे कंफ्यूजन होता है। लिखना क्या, ध्यान रखना, थार मरुस्थल
का विस्तार। दूसरी तरफ क्या लिख रहा हूं मैं, थार मरुस्थल की रेत का विस्तार। समझ में आई बात। एक तो कह रहा है केवल थार मरुस्थल का एक्सटेंशन कितना है, और एक कह रहा है कि थार मरुस्थल के अंदर जो रेत है उसका विस्तार कितना है। और कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, खूब प्रश्न गलत होता है स्टूडेंट को, पता नहीं चलता आया कहां से आया। होगा दोनों 100%, ये बात हम जानते हैं। अगर हम बात करें पहले इस रेत का बात कर लेते हैं, ये थार मरुस्थल की जो रेत है इसका विस्तार कहां कहां तो होगी, तो ये बात तो तय है कि एक तो भारत में होगी, ये बात भी आप जानते हैं, और दूसरी क्या पाकिस्तान में भी होगी क्या, 100% होगी, क्योंकि दोनों जगह मरुस्थल है। ये जो रेत है, इस रेत में भारत में 85% भारत के पास है और 15% किसके पास रेत, ये अच्छे से याद रखना, यानी रेत पाकिस्तान के पास कम है। ये जो 85% है ये आपके 4 स्टेट में मिलेगा। एक स्टेट होगा अपना कौन, दूसरा स्टेट कौन होगा, तीसरा स्टेट, और एक लास्ट स्टेट कौन सा होगा। अब इसमें से अपने को ये पूछ सकता है कि राजस्थान में कितनी है, बाकी तो हालांकि नहीं आएगा, इतना डेप्थ गहराई में नहीं जाना है, इतना डेप्थ गहराई में नहीं जाना, आता नहीं आप लोगों के लिए, तो इतना डेप्थ गहराई की जरूरत नहीं है। अगर इसमें देखोगे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कितनी आएगी तो याद रखना 58% है, गुजरात में कितनी आएगी 13% है, पंजाब में कितनी आएगी 8% है, हरियाणा में कितनी आएगी 6% है। 8 से 14, 14 3 17, 17 और 8 25, 25 जाए हुआ 5, हाथ से लग जाए 2, 5 2 7 और 1 8, ये रहा 85%। इसमें से ही कहा आते हैं इधर पड़ोस वाले के पास, ये पड़ोसी क्या कह रहा है, ये पड़ोसी, अब ये केवल थार मरुस्थल के विस्तार की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, और ये बात हमारे को पता है थार मरुस्थल भारत में भी है और दूसरी तरफ कहां पर भी है, पाकिस्तान की तरफ भी है, ये बात हम जानते हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि ये दोनों तरफ है, तो इसका मतलब ये है कि इस 62% थार मरुस्थल कहां है, भारत में है, और 38% मरुस्थल किसके पास है, पाकिस्तान के पास। रेट आएगी तो 85% भारत के पास है, 15% पाकिस्तान के पास है, और थार मरुस्थल पूछेगा 62% भारत के पास है, 38% किसके पास है, पाकिस्तान। सेम कहानी वापस वहीं से यहां से ले चलना है कि इस 62% में से क्रम आपका यही रहेगा, राजस्थान होगा, फिर आपका गुजरात होगा, फिर आपका पंजाब होगा, और फिर आपका कौन होगा, हरियाणा होगा। सेम ये चलेगी। अब यहां से डाटा जो मिला है वो डाटा केवल और केवल किसका दे रखा है, बाकी का डाटा नहीं है, बाकी का डाटा है ही नहीं। अब जब डाटा ही नहीं तो एग्जामिनर प्रश्न आपसे नहीं पूछ सकता, लेकिन जिसका डाटा है उसका प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका डेटा हमारे पास कितना है, 58.87%। बात सुनाई, इस 62 में से 58.87% राजस्थान के पास है। इसका मतलब भारत में जो कुल विस्तारित मरुस्थल है उसका लगभग 93% मरुस्थल किसके पास है, राजस्थान के पास। और 93% आता कैसा है, अगर आप इसको 62% को नीचे लिखोगे, ऊपर लिखोगे 58.87% इंटू 100 करोगे, तो लगभग ये इसको सेव करोगे तो कितना आएगा, 93 प्लस प्लस हो जाएगा, ये परसेंट। इतना रैप तो अपने को आता नहीं है, लेकिन इतना आपको याद रखना, इस तरह से फॉर्मेट का प्रश्न हो सकता है, ठीक है, इसको बनाइएगा। थोड़ा स्पीड से लिखना, मेरे को एक आध लाइन और लिखवा लेता हूं, फिर आगे जाऊंगा मैं, होगा फिर अगली बार मिलेंगे तब करेंगे इसको।
देखो भविष्य का एक प्रश्न हो सकता है, मेरे को अभी तो नहीं पता। आपसे एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ये जो कुलधरा गांव है, ये आज की तारीख में पर्यटन के रूप में डेवलपमेंट हो गया, खूब पर्यटक इधर देखने के लिए जाते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है, इस कुलधरा गांव को पर्यटन के रूप में किसने डेवलपमेंट किया? क्या राज्य सरकार का डेवलपमेंट है या किसी और का है? इसको थोड़ा सा पता करके आना, नहीं मिलेगा फिर मैं बताऊंगा क्या स्थिति, ठीक है। अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, इसी चैप्टर का हिस्सा है। अरावली में बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन इसी में पढ़ा दूंगा इस मरुस्थल के साथ ही कि मरुस्थलीकरण क्या है और मरुस्थल का महत्व क्या है, ठीक है। मरुस्थल का महत्व बहुत छोटा सा और मरुस्थलीकरण भी बहुत छोटा सा, ठीक है ना। तो इन दोनों चीजों को यहीं पे एक साथ पढ़ा दूंगा। इसको ढंग से बना लेना, बाकी चीजें हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।